हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में हम माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि हमने पंचाई इसमें शुरू कर रखी है, माइकोलॉजी वाला पार्ट चल रहा है। इसके साथ साथ हम इसकी डिजीज भी कवर कर रहे हैं। और हमने फाइकोमाइसिटीज यानी ओमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स खत्म कर लिए हैं, यानी एल्बोगोस्केलेरोस्पोरा जो आपके सिलेबस में है, देन एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और पेजाइडा। हम पांचों मेंबर कवर कर चुके हैं। और आज हम ले रहे हैं बेसिडियोमाइकोटिना के पहले हम जनरल कैरेक्टर्स बताएंगे आपको, फिर इसके मेंबर्स जो 3 मेंबर्स आपके सिलेबस में हैं, पक्सिनिया, अस्टिलेगो और एगेरिकस, फिर हम इनको धीरे धीरे एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं बेसिडियोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर्स। ये मोस्ट एडवांस फंजाइज के अंदर आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर लगभग 550 जेनरा हैं और 25,000 स्पीसीज हैं। और 25,000 स्पीसीज नोन है, अभी तक ज्ञात स्पीसीज हैं। और यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो माइसीलियम देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, सेप्टेड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेड होता है। जब हमने सेप्टेड कह दिया है, इसका मतलब ये माइसीलियम ऐसा होना चाहिए। ये सेप्टेड माइसीलियम है। ब्रांच क्या दिख रहा है आपको, ये ब्रांचेस बनी हुई हैं। और ये सेप्टा है बीच बीच में, यानी हर मतलब पूरी नलिका का रचना जो है, सूत्रवत रचना है, उसके अंदर सेप्टा बने हुए हैं, यानी सेल्स बनी हुई हैं। अब ये सेप्टा जो है उसके अंदर पोर सिंपल हो सकता है। ये देखिए जो सेप्टा है, सेप्टा में हम यहां लिख सकते हैं सेप्टा विद सिंपल पोर हो सकता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पक्सिनिया और अस्टिलेगो के अंदर ये चीज आती है, यानी कि यूरिडिनेल्स ऑर्डर और अस्टिजिनेल्स, इन ऑर्डर में ये सिंपल पोर वाला सेप्टा पाया जाता है। ठीक है, एक और सेप्टा होता है सेप्टा विद डॉलीपोर सेप्टा। डॉलीपोर क्या होता है, जो सेप्टा के पास जो सिंपल पोर है वो स्वेलन पोर होता है। जैसे सिंपल पोर तो ऐसा हो गया, लेकिन जो डॉलीपोर सेप्टा है इसमें पोर के बाहर ऐसा हमें स्वेलन सा दिखाई देता है। ये सिंपल पोर नहीं है, गोल गोल और थोड़ा सा फूला हुआ सा पोर हमें दिखाई देता है। तो ये जो है वो एगेरिकल्स के अंदर आते हैं, जो हम एगेरिकस पढ़ेंगे। तो एगेरिकल्स के अंदर सिंपल पोर नहीं पाए जाते हैं, डॉलीपोर सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा मतलब पट। ठीक है, यदि हम इसकी माइसीलियम की स्ट्रक्चर देखें तो माइसीलियम इसमें कुछ कई प्रकार का पाया जाता है। कई प्रकार का तो क्या मतलब, 2 प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। अब ये प्राइमरी माइसीलियम क्या है? प्राइमरी माइसीलियम वो है जो बेसिडियो स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से जो बनता है। ठीक है, दूसरी बात इसकी क्या है कि ये हर एक सेल में इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ईच सेल हैज 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, हर एक सेल में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। बेसिडियोस्पोर की जर्मिनेशन से बनता है
और दूसरा हर एक सेल में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इस तरह के माइसीलियम को मोनोकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मोनोकैरियोटिक जिसमें एक न्यूक्लियस हो, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम भी जिसको हम कहते हैं। तो ये प्राइमरी माइसीलियम है। यदि यही हम सेकेंडरी माइसीलियम की बात करें तो देखिए सेकेंडरी माइसीलियम कैसा है। सेकेंडरी माइसीलियम है जो दो सेल के फ्यूजन से बना हो, मतलब फ्यूजन से या दो प्रकार के दो सेल हों, दो स्ट्रेन की सेल हों या दो सेम सेल हों, सोमेटिक सेल्स हों, इनके फ्यूजन से, फ्यूजन भी क्या केवल सेल सेल का फ्यूजन हो, यानी कि सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो, तो ये हो जाएगा फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। अलग अलग स्ट्रेन की दो सेल ली गई हों, उनसे बने, या कॉन्जुगेशन बिटवीन, कॉन्जुगेशन से भी बन सकता है, कॉन्जुगेशन बिटवीन टू बेसिडियोस्पोर्स, अभी हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे, या क्लैम्प कनेक्शन से। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ इस तरह का जो माइसीलियम होगा, ये वाला प्राइमरी माइसीलियम होगा, वो इस तरीके का होगा जिसमें एक एक न्यूक्लियस हर एक सेल में पाया जाए। ठीक है, लेकिन जो ये वाला जो माइसीलियम होगा वो किस प्रकार बना होगा, ये बना होगा एक बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से, जहां पर कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस था। ये बेसिडियोस्पोर्स, हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हर मेंबर में। बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं, इट फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, या तो दो डिफरेंट स्ट्रेन की, विभिन्न स्ट्रेन की दो सेल हों, या दो बेसिडियोस्पोर जो कि डिफरेंट स्ट्रेन के हैं उनके कॉन्जुगेशन से, यानी हम कह सकते हैं कि या तो देखिए एक एक सेल, एक एक इन दोनों के फ्यूजन से ऐसा हो जाए तो क्या बनेगा, एक इस प्रकार की माइसीलियम बनेगा जिसमें दोनों प्रकार के न्यूक्लियस उपस्थित होंगे। देख रहे हैं आप कि ये दो प्रकार के दो स्ट्रेन के माइसीलियम हैं जिनके फ्यूजन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन रहा है, यानी दो विभिन्न स्ट्रेन के दो माइसीलियम, दो सूत्र यदि जिनके अंदर प्लाज्मोगेमी हो जाती है, यानी फ्यूज हो जाते हैं, तो वो प्लाज्मोगेमी हो जाती है, उनमें दोनों के न्यूक्लियस जो है हर एक सेल में पाए जाएंगे। या स्थिति क्या हो सकती है, दो बेसिडियोस्पोर्स के कॉन्जुगेशन से। बेसिडियोस्पोर में क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इन दोनों के कॉन्जुगेशन से जो ये भी डिफरेंट स्ट्रेन के हैं, तो क्या बनेगा, इनसे जो बनेगा माइसीलियम वो भी कैसा बनेगा, डाइकैरियोटिक बनेगा, जिसमें दोनों प्रकार के न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि प्राइमरी माइसीलियम और ये सेकेंडरी माइसीलियम। इस सेकेंडरी माइसीलियम को हम और भी क्या कह सकते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम कह सकते हैं। डाइकैरियोटिक माइसीलियम। आगे समझते हैं कि प्राइमरी माइसीलियम किससे बना हुआ है, बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बना है। ईच सेल हैज ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड आल्सो नोन एज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। और इधर क्या है, जो सेकेंडरी माइसीलियम किससे बना है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स और टू सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और बाय द कॉन्जुगेशन बिटवीन टू बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, बेसिडोस्पोर्स में भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ऐसे ही यहाँ जो 2 स्ट्रेन के डिफरेंट माइसीलियम है उनमें भी एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है हर एक सेल में, और इनके फ्यूजन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, जिसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी कहते हैं। इसके अलावा स्पर्मेटाइजेशन से भी बन सकता है, जैसा हम यूरिडेल्स के अंदर पढ़ेंगे, पक्सिनिया के अंदर। ये हमने आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताए थे उसमें बताया था सोमेटोगेमी और स्पर्मेटाइजेशन, जो हमारी इनके एडवांस फंजाई के अंदर पाई जाती है। तो स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा भी या तो ये या तीसरा हम पढ़ सकते हैं स्पर्मेटाइजेशन, जो हमने बताया था आपको, एक स्पर्मेशिया बनती है और रिसेप्टिव हाइफा उनको ग्रहण करते हैं। तो स्पर्मेशिया में भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और रिसेप्टिव हाइफा यानी ग्राही जो सूत्र हैं उनके अंदर भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और इन दोनों के फ्यूजन से जो माइसीलियम बनता है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई माइसीलियम की बात। अब आते हैं इसके और दूसरे स्ट्रक्चर्स पर। सभी जो कहना चाहिए बेसिडोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं, इनके अंदर सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल जो है नॉर्मल काइटिन की बनी हुई होती है, या हम कह सकते हैं इसको ग्लूकोन की बनी हुई होती है, या हम कह सकते हैं फंगल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो सेल स्ट्रक्चर सेम एज अदर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर, क्योंकि फंजाई है ये, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। सेल के बाद, सेल स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ते हैं इसका नेचर कैसा है, भोजन कैसा लेता है। तो ये पैरासाइट है, इसकी ज्यादातर जो स्पीसीज हैं पैरासिटिक स्पीसीज हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर पैरासिटिक बट सम आर सैप्रोफिटिक ऑल्सो। तो सम आर सैप्रोफिटिक, इसका क्या मतलब है? पैरासिटिक है यानी परजीवी हैं, दूसरे होस्ट पर ये जिंदा रहती हैं, इनके लिए होस्ट का होना आवश्यक है, परपोषी का होना आवश्यक है, यानी जीवित परपोषी का होना आवश्यक है। जबकि सैप्रोफिटिक में क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर जिंदा रहती हैं। ठीक है, तो ये कम है, पैरासिटिक ज्यादा है। जैसे आप अभी आपके सिलेबस में जो है वो है अस्टिलेगो और पक्सिनिया, और पक्सिनिया ये तो है पैरासिटिक, और एगेरिकस जो है वो है आपका सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो ये इसका न्यूट्रिशन का मोड हो गया, यानी न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, पैरासिटिक भी है और सैप्रोफिटिक भी है। इसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन, या बडिंग, बडिंग जैसे ईस्ट में पाई जाती है। फ्रेगमेंटेशन, मान लीजिए ये टुकड़ा लंबा सा टुकड़ा है और इतना हिस्सा टूट जाता है तो ये अपना एक नया प्लांट बना लेगा। इस तरीके से बडिंग के अंदर ये सूत्र है और इसमें से थोड़ा सा पार्ट बड की तरह निकल जाता है, तो ये क्या होगा, ये अपना एक नया प्लांट बना लेगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओइडिया, ये है ओइडिया, कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर्स। हम पढ़ेंगे बहुत सारे
एसेक्सुअल स्पोर्स को भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लेमाइडोस्पोर्स या इनके इसके अंदर यूरिडोस्पोर्स। तो हम देखेंगे कि जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उनमें क्लेमाइडोस्पोर्स, जैसे अस्टिलेगो के अंदर हम क्लेमाइडोस्पोर्स पढ़ेंगे। क्या नाम से पक्सिनिया के अंदर हम और भी एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो है पक्सिनिया के अंदर यूरिडोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर अभी हम जब नेक्स्ट टाइम पे पक्सिनिया पढ़ेंगे तब हम आपको बहुत अच्छी तरह से पूरा डिटेल में बताएंगे कि यूरिडोस्पोर कैसे क्यों एसेक्सुअल स्पोर कहलाते हैं, क्योंकि यही बार बार जो है इसके रीअकरेंस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओइडिया, कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है मेन, लेकिन ज्यादातर जो है वो जो पक्सिनिया है उनके अंदर यूरिडोस्पोर जो है वो एसेक्सुअल स्पोर कहलाते हैं। इसी तरीके से हम उसमें पढ़ेंगे अस्टिलेगो में तो क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो इसके क्या कहलाएंगे, एसेक्सुअल स्पोर कहलाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, जो इसका मेन पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, नो स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स यानी एंथ्रीडिया, oogonia जैसी कोई चीज नहीं होती है, या एंथ्रीडियम या एस्कोगोनियम जैसे हम एस्परजिलस वगैरह में एस्कोमाइसीटीज में पढ़ते थे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। हमने आपको बताया कि ये या तो किसके द्वारा, सोमेटोगेमी के द्वारा, इस पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सोमेटोगेमी के द्वारा यानी दो सोमेटिक सेल के फ्यूजन के द्वारा, या स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा। स्पर्मेशिया जो मेल पार्ट है और रिसेप्टिव हाइफा पे गिरती है, रिसेप्टिव हाइफा फीमेल पार्ट कहलाता है, जैसा हम पक्सिनिया के अंदर पढ़ेंगे, या फिर क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा। तो ये डाइकैरियोटिक माइसीडियम बनता है सीधे सीधे किसके द्वारा, सोमेटोगेमी के द्वारा या स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा, और या फिर क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा क्या बनता है, डाइकैरियोटिक माइसीडियम। और हमें पता है कि जो इसकी लाइफ साइकिल में हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में हम पढ़ते हैं, यहाँ पंजाबी में हमने पढ़ा है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी कब हो गई, जबकि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। इसके बाद क्या होना चाहिए, मियोसिस होनी चाहिए, लेकिन इसमें मियोसिस जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी नहीं होती। और प्लांट्स में आपने देखा है कि कैरियोगेमी हुई यानी कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस हुआ, दो न्यूक्लियस साथ साथ चल रहे थे तो प्लाज्मोगेमी थी, और दो न्यूक्लियस जब फ्यूज हो गए तो वो कैरियोगेमी हो गई, और कैरियोगेमी की तुरंत बाद क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। बेसिडियोमाइसीटीज में जो मियोसिस है, मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी। ये इसमें एक खास बात है, कैरियोगेमी के जस्ट बाद मियोसिस नहीं होती बेसिडियोमाइसीटीज में। डाइकैरियोटिक माइसीलियम इसका काफी टाइम तक जो है वो रहता है। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो एफेमेरल होता है, कम टाइम तक रहता है, लेकिन डाइकैरियोटिक माइसीलियम लाइफ साइकिल की ज्यादातर अवस्थाओं में रहता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि मियोसिस जो है डज नॉट टेक प्लेस जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी, यानी डाइकैरियोटिक माइसीलियम बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, मियोसिस तुरंत नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद कैरियोगेमी के बाद क्या होता है, कैरियोगेमी के बाद जो है मियोसिस बहुत बाद में होती है, लेकिन कब होती है, जब बेसिडियम बन जाती है। तो मियोसिस बंद होती है इसकी, मियोसिस के बाद बनती है बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, मियोसिस से बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स, और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं बेसिडियम पर। बेसिडियोस्पोर्स
ऑन बेसिडियम। तो आपने एस्कोमाइसिटीज में पढ़ी थी एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स अंदर, ठीक है। यहां हम पढ़ेंगे बेसिडियम बनती है और बेसिडियम के ऊपर बाहर की तरफ बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। हमने उस समय भी आपको बताया था एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एस्कस के अंदर बनते हैं और संख्या में 8 होते हैं, जबकि बेसिडियोस्पोर्स संख्या में 4 होते हैं और बेसिडियम के मियोसिस जो है वो नहीं होती है, जस्ट कैरियोगेमी के जस्ट बाद नहीं होती है। कब होती है? मियोसिस के बाद बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं बेसिडियम के ऊपर। अब बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडिया भी 2 प्रकार की पाई जाती है। तो बेसिडिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है होलो बेसिडिया और एक है फ्रैग्मो बेसिडिया। होलो बेसिडिया वो है जहां की बेसिडियम में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, यानी कि एसेप्टेट सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, और जहां पर कि एक बेसिडियम खोखली होती है और उसके ऊपर यानी यूनिसेलुलर होती है। यदि हम ऐसे बनाएं तो देखिए ये बेसिडियम है और इसमें ऊपर जाके 4 स्ट्रिगमेटा बन जाते हैं, मतलब 4 क्लब शेप स्ट्रक्चर थोड़े से नुकीले ऊपर की तरफ से बनते हैं, जिन पर कि प्रत्येक पर एक बेसिडियोस्पोर बनता है। अब आप देख रहे हैं बेसिडियम खोखली है, बिना सेप्टा की है और इस पूरी के ऊपर 4 स्ट्रिगमेटा ऊपर बन गए हैं और इसके ऊपर ये क्या है? 4 बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर्स। ये क्या है? स्ट्रिगमेटा। और ये क्या है? एसेप्टेट बेसिडिया, ठीक है। वही जो फ्रैग्मोबेसिडियम है वो कैसी है? फ्रैग्मोबेसिडियम जो है वो इस तरीके की होती है, जिसमें कि 1 2 3 4 जो है वो क्या होते हैं? 4 सेल होती हैं, यानी सेप्टा बने हुए होते हैं और प्रत्येक में से इस तरीके से स्ट्रिगमेटा निकलता है और प्रत्येक के ऊपर बाहर एक बेसिडियोस्पोर पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये फ्रैग्मोबेसिडिया कैसी है? सेप्टेट है। प्रत्येक सेल में से एक स्ट्रिगमेटा अलग अलग निकला हुआ है और उनके ऊपर एक बेसिडियोस्पोर है। तो ये तो हो गया बेसिडियोस्पोर, ये हो गया स्ट्रिगमेटा, और ये हो गई सेप्टेट बेसिडियम। तो यहाँ बेसिडियम भी कितनी प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। और हम देखेंगे कि जो एसेप्टेट बेसिडिया है, खोखली है, इसके ऊपर जाके 4 स्ट्रिगमेटा निकलते हैं और चारों पर प्रत्येक पर एक बेसिडियोस्पोर बनता है और ये कहलाती है होलो बेसिडिया। होलो मतलब खोखली हो, और फ्रैग्मो मतलब जो कि सेप्टेट बेसिडिया है, यानी कि जिसके अंदर पट पाए जाते हैं। और ये पट पाए जा रहे हैं, देख लीजिए ये इसका सेप्टा है और सेप्टा बनने से ये कैसी हो जाती है? सेल वाली बन जाती है और प्रत्येक सेल से एक स्ट्रिगमेटा निकलकर उसके ऊपर एक बेसिडियोस्पोर पाया जाता है। तो ये इस तरीके से क्या हुआ कि बेसिडियम भी 2 प्रकार की हो जाती है। इसके बाद जो बेसिडियम है वो कहाँ बनती है? तो यूरिडिनेल्स और अस्टिलेजिनेल्स यानी जिसमें अस्टिलेगो पाया जाता है और जिसमें पक्सिनिया पाया जाता है यूरिडिनेल्स के अंदर, इन दोनों में बेसिडियोकार्प नहीं बनती है, फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है। लेकिन जो इसका एडवांस मेंबर है, हमारे यहाँ सिलेबस में इसके 3 ऑर्डर इसके जो है यूरिडिनेल्स, अस्टिलेजिनेल्स। यूरिडिनेल्स के अंदर पक्सिनिया आता है, अस्टिलेजिनेल्स के अंदर अस्टिलेगो आता है और तीसरा जो ऑर्डर है वो है एगेरिकल्स। एगेरिकल्स के अंदर एगेरिकस आता है।
तो फ्रूटिंग बॉडी केवल एगेरिकस के अंदर पाई जाती है। ये फ्रूटिंग बॉडी की यदि हम बात करें तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प, जैसा कि आपने एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा था एस्कोकार्प। एस्परजिलस में क्लिस्टोथीसियम थी, क्लेविसेप्स में ये पेरिथीसियम थी और पेजाइजा में ये एपोथीसियम थी, और वहां एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के लिए थी, इसलिए हमने इसको कहा था एस्कोकार्प। जबकि यहां क्या कहेंगे इसको? बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, लेकिन ये कुछ ही मेंबर्स में पाई जाती है, एडवांस मेंबर्स में पाई जाती है। कौन कौन से? जैसे एगेरिकस। एगेरिकस आपके कोर्स में है, एगेरिकस के अंदर ये पाई जाती है, जिसकी एगेरिकस है, पॉलीपोरस है। पॉलीपोरस आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन एगेरिकस है। तो इस एगेरिकस में भी फ्रूटिंग बॉडी के दो पार्ट पाए जाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से ये होती है, छतरी नुमा यूं बनी हुई होती है, और इसके दो पार्ट हैं, स्ट्राइप एंड ये है पाइलियस। तो फ्रूटिंग बॉडी भी कैसी होती है? छतरी के समान है। एगेरिकस में आप देखोगे तो ऊपरी भाग जो इसका छतरी नुमा है वो पाइलियस और नीचे वाला स्ट्राइप। तो ये फ्रूटिंग बॉडी है। तो ये इसमें हमने पढ़ लिया है आज बेसिडियोमाइसिटीज के जनरल कैरेक्टर्स। एक चीज और रह जाती है, थोड़ा सा पार्ट हमारा, एक क्लैंप कनेक्शन भी इसमें पाए जाते हैं। जो सेल डिवीजन है वो एक अलग तरीके का होता है, क्लैंप कनेक्शन इसमें हमें दिखाई देता है। तो जो एक सेल के दो न्यूक्लियस हैं, दोनों अलग अलग स्ट्रेन के हैं, वो दूसरी सेल में कैसे पहुंचते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।